हेलो, जय हिंद। मैं नाज़मीन, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीबी नगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से हूँ। सबसे पहले मैं यूजीसी एचआरडीसी सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिसने मुझे यह स्वर्णिम अवसर दिया कि मैं इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बन पाई। मैं सूफीवाद के विषय में संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगी। कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर मैं अपनी बात कहूंगी, जैसे सूफीवाद क्या है, सूफी कौन थे, भारत में सूफी मत, विभिन्न सूफी सिलसिले और सूफीवाद का भारतीय संस्कृति और समाज पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूफीवाद क्या है। इस्लाम में रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। सूफी संत शरीयत को तो स्वीकार करते थे, लेकिन वे परंपरा से चली आ रही आराधना पद्धति में बंधकर नहीं रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक धर्म के दो पहलू होते हैं। एक उसका आंतरिक पहलू होता है जो कि आध्यात्म से संबंधित होता है, और एक उसका बाह्य पहलू होता है जो कि बाहरी गतिविधियों से संबंधित होता है। सूफी संत बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा आंतरिक पहलू पर अधिक बल देते थे, इसलिए रहस्यवादी कहलाए। और सूफी मत भक्ति और प्रेम पर आधारित है और इसका उद्देश्य मानवता की सेवा है। अब हम जानेंगे कि सूफी लोग कौन थे। इस विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। मैं यहाँ दो की चर्चा करना चाहूंगी। पहले मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, जो अरबी भाषा का शब्द है और एक प्रकार के ऊनी वस्त्र का सूचक है। ये ऊनी वस्त्र प्रारंभिक सूफी संत पहनते थे, इसलिए सूफी कहलाए। दूसरे मत के अनुसार सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से मानी जाती है और सफा का अर्थ होता है पवित्र या पाकीज़ा। तो जो लोग आचार विचार और व्यवहार से पवित्र होते थे वे सूफी कहलाए। भारत में सूफीवाद। भारत में सूफी मत का प्रवेश अरबों की सिंध विजय के पश्चात होता है, और भारत आने वाले पहले सूफी संत थे शेख इस्माइल। उनके उत्तराधिकारी हुए शेख अल हुजवीरी, जिनका निवास स्थान लाहौर था। भारत में विभिन्न सूफी सिलसिले। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सिलसिलों का नाम लेना चाहूंगी संक्षेप में। चिश्ती सिलसिला भारत में स्थापित होने वाला यह सबसे पुराना सिलसिला है, सबसे पहला सिलसिला है। इसके प्रवर्तक भारत में थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इनका मुख्य केंद्र था अजमेर। एक अन्य सिलसिला है सुहरावर्दी सिलसिला, जिसके संस्थापक शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे और इनका मुख्य केंद्र था पंजाब, मुल्तान और सिंध। एक सिलसिला है कादरी सिलसिला, जिसके संस्थापक शेख अल कादिर जिलानी थे। अंत में नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला भारत में स्थापित होने वाला अंतिम सिलसिला है और इसके संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्ला हैं, और भारत में बकी बिल्ला ने इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। तो अब मैं बात करना चाहूंगी भारतीय संस्कृति पर सूफी आंदोलन के प्रभाव। तो संगीत के क्षेत्र में सूफी संतों का सराहनीय योगदान रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो कहा करते थे कि संगीत आत्मा के लिए पौष्टिक आहार है। सूफी संतों की संगीत सभाओं को समा कहा जाता था, और इन सभाओं के द्वारा भारत में ईरानी राग रागनियों का विस्तार हुआ और इसी कारण कुछ नए रागों का जन्म हुआ, जैसे ऐमन, साजगिरी, घोर, और कुछ नए वाद्य यंत्रों का भी जन्म हुआ, जैसे तबला और सितार। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी काफी उन्नति देखने को मिलती है। सूफी संतों की खानगाहों में ही
उर्दू का जन्म हुआ और मृगावती रचना है कुतुबन की, और जायसी की पद्मावत, ये अवधी भाषा की श्रेष्ठ कृतियां हैं। समाज में हो रहे महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करने का भी सूफी संतों ने भरसक प्रयास किया। इनका सबसे बड़ा योगदान यह माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच इन्होंने एक सेतु का कार्य किया और एक समन्वित संस्कृति, गंगा यमुना तहजीब के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूफी संतों ने अपने व्यक्तित्व और आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रयत्नों और अपने सत्कर्मों से महान होता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या कुल का हो। तो उक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी सूफी संतों ने समाज के लिए एक सामान्य मंच तैयार कर दिया था, जिस पर विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदायों के लोग एक हो सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। धन्यवाद।